अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज से हम शुरू करेंगे जी 10th क्लास की फिज़िक्स। और इसका पहला टॉपिक है, इसका पहला चैप्टर है हमारे पास, हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हीट होती क्या है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है, मतलब हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके कुछ हमने मोड्स देखने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं और इवन न्यूमेरिकल्स भी पेपर में आ जाते हैं। तो हम साथ साथ इस चैप्टर को लेके चलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से। और ये होती क्या है, ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो रिक्वायर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ताकि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर हम बढ़ा सकें। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि इस मार्कर को हम इतनी अमाउंट ऑफ हीट दें, इसका 1 डिग्री टेम्परेचर में चेंज आ जाए, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट से इसमें चेंज आएगा और वो हीट हमारे पास क्या होगी, हीट कैपेसिटी। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 1 डिग्री केल्विन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री में चेंज लाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको रिक्वायर्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। और इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, C इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी। मतलब अमाउंट ऑफ हीट से हम टेम्परेचर में चेंज लेके आएंगे। तो इसका फार्मूला हमारे पास ये आ गया। C हमारे पास है हीट कैपेसिटी, Q हमारे पास है हीट सप्लाइड, वो हीट जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं। इसी तरह हमारे पास आता है डेल्टा टी। डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, एक रॉड है हमारे पास, इसको हमने हीट दी। पहले इसका टेम्परेचर था T1, हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर आ गया T2। तो 1 डिग्री जितनी अमाउंट ऑफ हीट देने से चेंज आया 1 डिग्री का, उस हीट को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट, सॉरी हीट कैपेसिटी। अब इसका यूनिट हमारे पास क्या आ जाता है, हीट का यूनिट क्या होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट हमारे पास क्या आता है, जूल्स। और नीचे आ गया हमारे पास केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास क्या आ जाता है, केल्विन। तो केल्विन भी लिख सकते हैं आप और डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। अब ये क्यों होता है कि हीट देने से टेम्परेचर में चेंज आता है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों का फर्क समझना होगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं, हीट हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हमारे पास स्टूडेंट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स होती है। इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, जैसे कि हमारे पास है एक बाउल पानी का, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर पड़ा हुआ है पानी, हम इसको कर रहे हैं हीट। जब हम इसको हीट करते हैं तो इसके अंदर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी
प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। मतलब जब हम इसको हीट करेंगे तो पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे मोर रैपिडली, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर तो हीट देने से काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ चेंज आए तो तब बॉडी का टेम्परेचर में चेंज आएगा, लेकिन अगर हीट देने से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आए तो इसका मतलब अब बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, अब बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। और ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास लेटेंट हीट का, तो इसको हम इसी चैप्टर या अगले चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह डिटेल के अंदर देखेंगे। तो हमारे पास हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी किसी भी मटेरियल की वो समझ लें कि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। अब हम आगे मूव करते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें जो वर्ड स्पेसिफिक है इसका कुछ खास मतलब है, उसको हमने देखना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। अब हम जो फर्ज करें पानी ले रहे हैं, अब पानी पहले हम क्या कर रहे थे? एज अ होल उसको हीट दे रहे थे, उसमें स्पेसिफिक नहीं था कि कितना पानी लेना है। अब हम कितना पानी लेंगे? 1 kg। 1 kg कोई भी सब्सटेंस हो, 1 kg किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर में चेंज लाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो इसका फार्मूला भी थोड़ा चेंज होगा। वो फार्मूला क्या है? सेम फार्मूला है, लेकिन इसमें क्या चीज स्पेसिफिक हो जाएगी? दैट इज मास। मास इसके अंदर स्पेसिफिक हो जाएगा। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा? C इज द हीट कैपेसिटी, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कह सकते हैं हम इसको, बिकॉज इसके अंदर मास आ गया। तो अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 Kelvin of a 1 kg substance। ठीक है, तो इसका यूनिट हमारे पास क्या आएगा? इसका यूनिट हमारे पास जूल्स, और इसका यूनिट है हमारे पास मास का केजी और टेम्परेचर का केल्विन। तो हमारे पास क्या होगा? जूल्स पर केजी पर केल्विन, या हम जूल्स पर केजी पर सेल्सियस भी कह सकते हैं। अब इन दोनों के दरमियान में क्या फर्क है ये हमने देखना है। तो सबसे पहले हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हीट कैपेसिटी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है, सॉरी, इंडिपेंडेंट ऑन मास। और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये डिपेंडेंट ऑन मास है। इसी तरह हीट कैपेसिटी जो है ये होल ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है, यानी इसके अंदर मास स्पेसिफिक नहीं है, और इसका यूनिट हमारे पास क्या है? जूल्स पर केल्विन। इसी तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है स्टूडेंट्स, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? मास के ऊपर। मास शुड बी 1 kg। इसी तरह ये एक्ट करती है पर यूनिट मास के ऊपर, और इसी तरह जूल्स पर केजी पर केल्विन है। तो ये था जी की डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल्स। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। क्लाइमेट कंट्रोल सबसे पहली एग्जांपल है इसकी, या एप्लीकेशन कह सकते हैं हम। अब अगर हम नोट करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लैंड कितनी है, वो है 800 जूल्स पर केजी पर केल्विन। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि अगर हम 1 kg लैंड लें, सॉइल लें, मतलब कि मिट्टी लें या जगह ले लें लैंड इतनी, और उसको हम 800 जूल हीट दें, तो उसमें 1 डिग्री केल्विन चेंज आएगा।
इसी तरह अगर हम 1 kg वाटर ले लें और उसको हीट करें, कितना 4200 जूल्स एनर्जी दे दें, उसको हीट एनर्जी दे दें, तो उसका 1 के क्या कहते हैं पर केल्विन चेंज आएगा। इसका मतलब वाटर इतना जल्दी गर्म नहीं होगा, लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी। इसीलिए अगर हम आम इलाकों की बात करें, लैंड एरियाज की, तो उसमें क्या होता है कि ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। कैसे? गर्मियों में टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है हमारे पास, लैंड एरियाज के अंदर समर के अंदर टेम्परेचर में जो चेंज आता है वो कितना आता है 45 डिग्री टू 50 डिग्री। लेकिन विंटर्स में जल्दी ठंडी भी हो जाती है क्योंकि हीट उसमें से अच्छा, जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जितना लेट उतना लेट ही वो हीट को री इमिट करेंगे। इसी तरह जो बहुत जल्दी गर्म होते हैं वो बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाएंगे। तो विंटर्स के अंदर 5 डिग्री या 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ये लैंड एरियाज के अंदर टेम्परेचर रहता है। लेकिन अगर हम बात करें कोस्टल एरियाज की, कोस्टल एरिया वो एरिया होता है जो समंदर के करीब इलाकों को हम कोस्टल एरियाज कहते हैं। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कराची का एरिया जो है वो है कोस्टल एरियाज। अब उसमें टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत ठंडा होता है, और वजह हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कैसे, वो मैं समझाता हूँ आपको। देखें जी, ये हमारे पास है समंदर इस साइड पे, और इस साइड पे हमारे पास है लैंड, और इस साइड पे है वाटर। अब दिन के टाइम क्या होगा कि लैंड सारी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, बिकॉज वाटर भी करेगा और लैंड भी करेगी, दोनों करेंगी। ये सूरज है, अब ये सूरज की छाएं इसके ऊपर भी पड़ रही हैं और लैंड के ऊपर भी पड़ रही हैं। अब हो ये रहा है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200 जूल और इसकी है 800 जूल पर केजी पर केल्विन। तो इसका मतलब ये है कौन जल्दी गर्म हो जाएगा, तो लैंड एरिया जल्दी गर्म हो जाएगा और वाटर अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा। अब इससे ये होगा कि दिन को ये गर्म हो जाएगी। अब ये गर्म होगी तो इसके समझ लें इसके ऊपर की हवा भी गर्म हो जाएगी। जब हवा गर्म होगी तो एयर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, लो डेंसिटी की एयर कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ। ये लैंड एरियाज हैं और ये हमारे पास साथ उसके समंदर है। अब यहाँ से गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी, अब यहाँ पे एयर का प्रेशर लो हो जाएगा, समंदर के ऊपर जो ठंडी हवाएं हैं वो हायर प्रेशर इस तरफ होगा और इस तरफ लो प्रेशर होगा, यहाँ से इधर मूव करेंगी। तो दिन को क्या होगा, समंदरी हवाएं चलेंगी, मतलब सी ब्रीजेस चलेंगी। और रात को क्या होगा, यानी दिन का टेम्परेचर बहुत बड़ा नहीं, किसकी वजह से, ठंडी हवाओं की वजह से। इसी तरह रात को क्या होगा, अब रात को ये देखिए जितना जल्दी गर्म हुआ उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो वाटर अपने अंदर की जहर है, तब तक वो गर्म हो चुका होगा। अब उसके ऊपर की हवाएं क्या होंगी, गर्म। गर्म होने की वजह से क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाएंगी। अब साथ से ये ठंडी हवाएं लैंड ब्रीजेस रात को चलेंगी और इस तरह से टेम्परेचर ना तो बहुत ज्यादा होता है ना बहुत कम होता है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। कितना, 19 डिग्री से लेकर 32 डिग्री तक। ठीक है, इसको हम मजीद कवर करेंगे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के अंदर। इसी तरह कार का रेडिएटर जो होता है, कार का रेडिएटर जिसके अंदर पानी डालते हैं, अब उसके अंदर पानी को ही क्यों डालते हैं, वो इस वजह से कि पानी अपने अंदर ज्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जल्दी गर्म नहीं होता। तो जिसकी वजह से क्या होता है,
वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। और ये पीछे रेडिएटर लगा होता है, एग्जॉस्ट फैन लगा होता है। अब करता क्या है, पानी यहाँ से यूं घूम के जा रहा होता है और अपने अंदर की हीट को फैन के जरिए बाहर फेंक रहा होता है। तो वाटर ही क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे कार का इंजन क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। इसी तरह ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, जैसे कि ह्यूमन बॉडी जो है इसके अंदर तकरीबन 60% तक वाटर मौजूद होता है, ठीक है। और हमारी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब गर्मियों के अंदर क्या होता है कि हमें पसीना आता है, वो पसीना क्यों आता है वो भी देखना है हमने। अब गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर है फर्ज करें 45 डिग्री 50 डिग्री, और अंदर टेम्परेचर को कितना मेंटेन करना चाहिए उसको, 37 डिग्री ह्यूमन बॉडी को। तो अब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर का टेम्परेचर कम है, तो हीट ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, जिसकी वजह से अब हमें गर्मी ज़्यादा ना लगे, तो हमारी बॉडी मेंटेन करती है उस हीट को या उस टेम्परेचर को, कैसे, वाटर को रिलीज करके इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग। हमें जब पसीना आता है ना, तो पसीना यानी पानी की लेयर हमारे जिस्म के ऊपर आ जाती है। अब जो आसपास की गर्मी होती है वो पानी यानी पसीना क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और खुद क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या फील होती है, ठंडक होती है, ठंडक फील होती है, बिकॉज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो दैट्स हाउ हमारा टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, हमारी बॉडी ठंडी रहती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर 37 डिग्री तक मेंटेन रहता है। इसी तरह एक क्वेश्चन आपके बुक के अंदर दिया हुआ है कि व्हाई डू अ पर्सन enjoy comparatively cooler weather near sea at day compared to the land areas। मतलब अगर दिन के टाइम वो लैंड एरियाज में होता तो टेम्परेचर ज़्यादा होता, लेकिन अगर वो कोस्टल एरियाज के करीब है तो वो इंजॉय करेगा। वो रीज़न हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट आर के जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे दिन को सी ब्रीजेस चलती हैं, समंदरी हवाएं चलती हैं जो कि ठंडी होती हैं, और रात को क्या होता है, हमारे पास लैंड ब्रीजेस चलती हैं, जिसकी वजह से ना रात को ठंडक गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, ना दिन को गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। तो ये था जी हमारा टॉपिक। किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन करना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही।